हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 नवंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों में चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। आखिर किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि इस बार एग्जिट पोल के नतीजे भी काफी कंफ्यूजिंग रहे हैं। तो आज तय हो जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड में किसका होगा राज तिलक। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हुई। आज शनिवार सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के नतीजे आज शनिवार को ही घोषित होंगे और केरल के वायनाड में भी प्रियंका गांधी की किस्मत का फैसला होगा। 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र के नांदेड़ और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में भी हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर भी रिजल्ट देख पाएंगे और बाकी मैं आज दिन में डीएलएस न्यूज पर भी आपको अपडेट करता रहूंगा। वहीं चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी नियुक्त किए पर्यवेक्षक, किन किन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, तो जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए इलेक्शन के बाद अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर तो दोस्तों ग्राम पंचायतों के लिए सरकार पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ग्राम पंचायतें हमारे भारत में शासन व्यवस्था का काफी अहम हिस्सा है और अभी गाँव की पंचायतों की आय काफी कम है। ऐसे में अब केंद्र सरकार पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए नया प्लान बना रही है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त आयोग के साथ मिलकर राज्य वित्त आयोगों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया और इसमें एक विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी देश भर की ग्राम पंचायतों की प्रति व्यक्ति से औसत आय मात्र 59 रुपए है। हालांकि इन अधिकांश राज्यों ने पंचायतों के अपने संसाधनों से आय बनाने के लिए नियम बना रखे हैं। बाकी कुछ राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं। तो अब किस तरह के नियम बनाए जाएंगे, इसको लेकर सरकार की ये प्लानिंग भी आप देख सकते हैं। देश भर की पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे कि गाँव का विकास और बेहतर तरीके से हो सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा $5 अरब का प्रोत्साहन और इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ज्यादा ग्रोथ करेगी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा ये नई योजना तैयार की गई है, जिसके मुताबिक साल 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में $500 अरब तक सरकार सहयोग प्रोत्साहन राशि बढ़ाएगी। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट, हमारे देश का मुंबई शहर बना पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का 14वां सबसे महंगा आवासीय बाजार, जहां प्रॉपर्टी के रेट सबसे ज्यादा है। सिर्फ इस साल 2024 की तीसरी तिमाही में भी मुंबई में लग्जरी संपत्ति की कीमतों में 11.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं सरकार का एक और प्लान, टमाटर से बनेगी शराब, किसानों की मौज होगी। सरकार ये भी नया प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि आए दिन आपको पता होगा टमाटर की कई बार कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कई बार बहुत कीमतें गिर जाती है, तो किसान भाई लोगों को काफी नुकसान होता है ना। तो अब सरकार का प्लान है, जैसे अंगूर, जौ वगैरह से शराब बनाई जाती है, वैसे ही टमाटर का इस्तेमाल भी अब वाइन इंडस्ट्री में किया जाएगा शराब बनाने के लिए। चलिए खबर है, चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी के बीच आने वाले बजट 2025 में मध्यम वर्ग को सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है। वेतन भोगियों का बोझ कम करने पर भी विचार कर रही है केंद्र सरकार। वित्त मंत्रालय की तरफ से टैक्स की इस तरह की नई व्यवस्था और स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। चलिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। माल ढुलाई और यातायात के लिए अब शहरों में अलग अलग सड़कें बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सिटी लॉजिस्टिक प्लान भी बनाया है, ताकि शहरों में प्रदूषण और जाम की समस्या से निपटा जा सके। और इसलिए सरकार का प्लान है दिल्ली और बेंगलुरु शहर में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की जाएगी सबसे पहले। चलिए बड़ी खबर है, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटेंगे या नहीं, इस मुद्दे पर 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि अभी ये मांग की जा रही कि इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए। तो देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर क्या फैसला आता है। वहीं बड़ी खबर है, साइबर ठगी पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इन व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल साइबर अपराध धोखाधड़ियों के लिए किया जा रहा था। तो DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लेते हुए इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। वैसे अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। 6 घंटे के भीतर टेलीकॉम कंपनियों को देनी होगी घटना की जानकारी। दूरसंचार अधिनियम के नए नियमों के तहत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, फिक्की के अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि साल 2027 तक हमारे देश में 40 लाख महिलाओं को मिल सकेंगे रोजगार के अवसर और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी अनोखी पहल शुरू की जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस समारोह में कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग उद्योगों के नवाचार को बढ़ावा देने और अनुसंधान आधारित इकोसिस्टम के लिए किया जाएगा। और वहीं खबर देखिए, रक्षा समिट 2024 के आयोजन में इसरो के चेयरमैन का कहना है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को हर किसी तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना बॉर्डरलेस हेल्थ नाम से नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। विकसित भारत की कल्पना के तहत साल 2047 तक देश के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने और केसलेस इलाज को आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये रक्षा समिट 2024 के दौरान इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसके मुताबिक प्लान है लोगों को कहीं से भी कभी भी मोबाइल पर भी हेल्थ सर्विस मिल पाएगी भारत में जल्दी आने वाले समय के दौरान, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम आवास योजना को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब इन 4 कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगा इस योजना का लाभ और आवेदन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट भी जरूरी देने होंगे।
एक तो इसमें आय की लिमिट तय की गई है। शहरी आवास योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 9 लाख रुपए से ज्यादा है। और वो कौन सी 4 श्रेणी है, सिर्फ इन लोगों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न वर्ग और 9 लाख रुपए तक की आय के वार्षिक वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इससे ज्यादा अगर आय है तो उन लोगों को अब ये पीएम शहरी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और भी सरकार द्वारा जारी इन नए नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की jobs@your.stop की रिपोर्ट। अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों की पहचान भी की गई और हमारे देश के वो 6 ऐसे राज्य हैं जहां जॉब लोगों को बेहतर तरीके से मिल पाती है। उनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और भी देख सकते हैं आप इस रिपोर्ट की ज्यादा जानकारी। चलिए खबर है आयुष मंत्रालय का देशव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान नाम से 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद होगी। और खबर है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के तहत पर्यटन मंत्रालय 26 से 29 नवंबर तक असम राज्य के काजीरंगा में आयोजित करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण भी है। वहीं देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन वियंतियाने में अपने जापानी और फिलीपींस समकक्षों से भी मुलाकात की। चलिए, भारतीय सेना के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अब चीन बॉर्डर तक जाएगी ट्रेन। 169 किलोमीटर रूट पर पिलर लगने का काम भी शुरू हो चुका है और इस नई ट्रेन सेवा के जरिए भारतीय सेना चंद घंटों में सीमा पर सप्लाई पहुंचा सकेगी हथियार वगैरह की, क्योंकि अब चीन की सीमा तक पहुंचेगी ये ट्रेन। अभी सड़क से जाने में 16 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन अब मात्र 3 घंटे में सेना के जवान चीन बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, अब यूपीआई से कर सकेंगे एफडी का भी फटाफट भुगतान। सुपर मनी ने लॉन्च किया पहला एफडी ऑन यूपीआई प्रोडक्ट भी है, तो अब आप अपने एफडी का पेमेंट भी यूपीआई के जरिए कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा नाम से नया अभियान शुरू किया। बोले कि दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को 6 फ्री सुविधाएं दे रही, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा बस और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा योजना। तो केजरीवाल का कहना कि इन फ्री रेवड़ियों के लिए सर्वे किया जाएगा कि दिल्ली के लोग कितने खुश हैं इन योजनाओं से। वहीं खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अप्रवासी कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर चला बुलडोजर। जेडीए ने बिना नोटिस के कार्रवाई की। पीड़ित बोले कि हम 90 के दशक में वापस आ गए। और छत्तीसगढ़ में देखिए, 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद इंडियन आर्मी के जवान जश्न मनाते हुए। जनवरी से लेकर अब तक इसी साल 207 नक्सलियों को मार गिराया है जवानों ने। और यूपी वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर भी खबर आ रही है कि ज्ञानव्यापी में सील बंद वजूखाने के सर्वे की मांग की गई। हिंदू पक्ष बोला 15 मुकदमे हाई कोर्ट ट्रांसफर करके एक साथ सुनवाई करें। अब सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को एक नोटिस जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को दी है। चलिए खबर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा तंजानिया बनेगा कंट्री पार्टनर, उड़ीसा होगा सहयोगी राज्य। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा, यानी ये आयोजन 18 दिन तक चलेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी जो अभी कुछ दिनों पहले मस्जिद विवाद हुआ था, आपको पता होगा, तो इस मामले की भी सुनवाई कोर्ट में बहस पूरी हुई। अब 30 तारीख को फैसला आ सकता है। वक्फ बोर्ड ने भी जवाब दिया। अब देखते हैं जिला कोर्ट की तरफ से फैसले में क्या आदेश सुनाया जाता है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम्बिहा को पाकिस्तान से मिल रहे हथियार। एनआईए की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एर्स डल्ला मास्टरमाइंड है, पंजाबी लड़ाकों को कनाडा में टेररिस्ट बना रहा है। और खेल समाचार से खबर है, आईपीएल 2025 14 मार्च से शुरू होगा। 25 मई को खेला जाएगा फाइनल मैच। टीमों को 3 सीजन का शेड्यूल मिला, सभी देशों ने अपनी सहमति भी दी। वहीं खबर है दोस्तों, बांग्लादेश में देखिए, हिंदू रैली में जा रही एक बस पर हमला हुआ, 20 लोग घायल हो गए। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हुआ था ये रैली का आयोजन। बांग्लादेश में अभी हिंदू काफी परेशान हो रहे हैं। खबर है, सलमान खान की रियलिटी शो बिग बॉस 18 के सेट पर अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन रहेगी। कंटेस्टेंट और क्रू मेंबर करेंगे स्टील की बोतल का यूज। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ, बोले कि भोकाल बजा देंगे। फैंस में काफी जोश भी रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में पंजाबी सिंगर दिलजीत का अभी ये कॉन्सर्ट हो रहा है। चलिए बड़ी खबर है, सभी देशों के पास हो वीटो का अधिकार। यूएन में भारत ने ये प्रस्ताव भी रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए वीटो पावर के वितरण में निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि पिछले 8 दशकों के दौरान सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वीटो पावर का प्रयोग किया, लेकिन अब भारत ने अपना वीटो शक्ति के मुद्दे पर रुख स्पष्ट किया। कहा कि दुनिया के सभी देशों के पास वीटो का अधिकार होना चाहिए। और वहीं खबर है दोस्तों, आसाराम बाबा ने की सजा को निलंबित करने की मांग। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया। और गुरमीत राम रहीम से जुड़ी भी एक खबर आ रही है कि ईश्वर से मिलाने के नाम पर ये लोगों को नपुंसक भी बनाता था। एक और नया आरोप लगा है राम रहीम पर। बाबा की मुश्किलें और बड़ी, अब इस मामले पर भी ट्रायल शुरू होगा। डेरे में साधुओं को भी नपुंसक बनाने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं खबर है, ठंड शुरू होने से पहले ही रुकने लगी ट्रेनों की रफ्तार। कई ट्रेनें एक साथ रद्द हुई। अब अगर आप भी सर्दियों के सीजन में रेल यात्रा करते हैं तो सोच समझकर रिजर्वेशन करवाएं, क्योंकि घने कोहरे की वजह से अब सर्दियों की ऋतु में अचानक भी रेलवे की तरफ से काफी ट्रेनें कैंसिल की जा रही है। खबर है, मणिपुर राज्य में हिंसा पर रिपोर्ट आ रही कि अब तक 258 लोगों की मौत हुई। अब केंद्र सरकार एक्शन में आई। 11,000 जवानों को और भेजने की तैयारी है। मणिपुर में 11,000 सुरक्षा बल और जवान और भेजे जाएंगे। अब तक 288 कंपनियां
तैनात हैं। मंत्री ने अपने घर को भी कंटीले तारों से घेरा, बोले कि संपत्ति की रक्षा संवैधानिक हक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, उचित मुआवजा दिए बिना राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों द्वारा दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी की जमीन पर भूमि पर कब्जा करती हैं, तो नागरिकों को मुआवजा देना ही पड़ेगा। बिना मुआवजा दिए सरकारों के पास भी ये अधिकार नहीं है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, बहुत दिन हो गए, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी आप अपने डीएलएस भाई से जुड़े नहीं हो, तो जुड़ जाइए यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक और शेयर भी कर देना। इससे होगा ये कि आप और मैं आपस में जुड़े रहेंगे और मैं रोजाना आप तक काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, सरकारी फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। चलिए अभी अपनी बातें बाद में करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। यूपी, कानपुर, गोरखपुर में तो विजिबिलिटी 500 मीटर तक रही। राजस्थान के माउंट आबू में भी तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा। अब राजस्थान में भी धीरे धीरे सर्दियां तेज हो रही है। कोटा, सीकर में भी पारा औसत से 4 डिग्री नीचे आया और राजस्थान के कुछ शहरों में जैसे जयपुर, भिवाड़ी में एक्यूआई लेवल भी 300 से ऊपर चल रहा, मतलब प्रदूषण भी यहाँ काफी गंभीर है। ये राजस्थान के 3 शहर रेड जोन में है प्रदूषण के, जबकि 6 शहर ऑरेंज जोन में है। ये नक्शे में आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, हिल स्टेशन पंचमढ़ी सबसे ठंडा इलाका बना। भोपाल में ठंड से एक युवक की जान जाने की भी आशंका है। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा एमपी में अभी ठंड का। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 2 दिन तक धुंध का येलो अलर्ट, तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। एक्यूआई का स्तर खराब है, पराली जलाने के 192 मामले और सामने आए। इधर बिहार में देखिए दोस्तों, हाजीपुर समेत 4 शहर रेड जोन में है। यहाँ भी एक्यूआई 400 के पार चल रहा। अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर पाला छाया, मैदानों में घने कोहरे की चेतावनी। बारिश और बर्फबारी को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया। और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 25 दिन सूखा रहेगा, बारिश और बर्फबारी की संभावना फिलहाल नहीं है। वहीं एक चक्रवात तूफान साइक्लोन का भी अलर्ट जारी हुआ। भारी बारिश, तेज हवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। साइक्लोन फेंगल आ रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। 24-25 नवंबर से बंगाल की खाड़ी से उठे निम्न दबाव के एक क्षेत्र में साइक्लोन यानी चक्रवात तूफान बनने की संभावना है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए, सोना 855 रुपए बढ़कर 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी में 533 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अभी चांदी का रेट 90,850 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट भी देख लेते हैं। आखिरकार कई दिनों बाद भारत के सेंसेक्स में स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी देखी गई। 5 महीनों बाद करीब 2000 अंकों की उछाल हुई। निवेशकों की वेल्थ 7.25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी। और अडानी ग्रुप के भी शेयरों में जो एक दिन पहले गिरावट आई थी, तो 10 में से 6 शेयर्स वापस चढ़े। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 36% तेजी का अनुमान है आने वाले कुछ महीनों में। ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट दिया गया। और मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है दोस्तों कि बाजार में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एफआईआई डीआईआई की बिकवाली जल्द ही रुक जाएगी और भारतीय स्टॉक मार्केट एक बार फिर से आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगा। और एक रिपोर्ट आ रही है, स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, बीएससी 43 शेयरों पर और शुरू करने जा रहा एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स भी। इस लिस्ट में जियो फाइनेंशियल सर्विस और 3 अडानी के स्टॉक्स भी शामिल हैं। वहीं खबर है, भारत के निफ्टी बाजार में भी मजबूत सपोर्ट लेवल बना है। आगे रैली की संभावना है, मतलब अब धीरे धीरे निफ्टी वापस आपको ग्रीन बढ़ोतरी पर देखने को मिलेगा। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस का शेयर लगभग 3% ऊपर 280 पर लिस्ट हुआ। एक और आईपीओ अभी ओपन है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का, जिसमें आप 26 नवंबर तक निवेश कर सकेंगे। कुछ और कंपनियों के अपडेट देखिए आप। फोन पे के बोर्ड से बिन्नी बंसल ने दिया इस्तीफा। 2016 से ये कंपनी के बोर्ड में थे। और ब्लेंजिया, जो कि भारत का एक मोस्ट पॉपुलर सोक्स ब्रांड है, उसने अपना नाम बदला। अब इसे सोक्स एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बताऊंगा अडानी ग्रुप पर जो अमेरिका ने कुछ आरोप लगाए रिश्वत और धोखाधड़ी के, तो अब इस मामले को लेकर सेबी डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन पर जांच करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी 2 सप्ताह तक इस मामले की जांच कर सकती है। और खबर है कि अब तो रिश्वत कांड के बाद गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका अमेरिका में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और अमेरिका के बाद अब भारत में भी गिरे गौतम अडानी। कांग्रेस ने उन पर भी रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। लालू यादव का भी कहना कि गौतम अडानी को गिरफ्तार करो, राहुल गांधी ने सही कहा है। और गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लगा। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ लगभग $1.25 बिलियन की एक और अहम डील समझौते को रद्द कर दिया। रिश्वतखोरी के आरोप के बाद ये फैसला लिया। वैसे गौतम अडानी के अरेस्ट वारंट के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के फेक पिक्चर भी वायरल हो रहे हैं। ये एक AI जनरेटेड फेक फोटो है दोस्तों। अभी तक अडानी को अरेस्ट नहीं किया गया, तो आप इस तरह की फोटो पर विश्वास न करें। वैसे अडानी समूह ने अपने निवेशकों को स्थिरता का आश्वासन देते हुए कहा कि हमारे पास पर्याप्त नकद भंडार मौजूद है, तो डरने की चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, दिल्ली में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मानहानि केस में कार्रवाई करने पर रोक लगाई। वहीं दिल्ली में जो अभी पोल्यूशन यानी प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ट्रकों की एंट्री बैन करने पर कुछ नहीं किया। अगले 3 दिन और सख्ती लागू की जानी चाहिए, ताकि
ताकि मतलब दिल्ली में प्रदूषण थोड़ा कम हो सके, है ना। और अभी जो दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां लगी हुई हैं, ये प्रतिबंध कब हटेंगे या फिर नहीं, इस मामले पर भी 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला लेगा। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मामले पर फिर सुनवाई हुई और राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को लेकर भी दिल्ली सरकार से सवाल पूछे। इधर राहुल गांधी भी दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण पर बातचीत की। कहा कि ये नेशनल इमरजेंसी है, बच्चों का भविष्य छिन रहा है, बुजुर्गों का दम घुट रहा है। राहुल गांधी बोले कि लोग स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल तक बताया और संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। कहीं न कहीं राहुल गांधी का यह कहना वाकई में बहुत सही है। प्रदूषण एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और एक प्रॉपर सोल्यूशन समाधान निकालना चाहिए, राइट। वैसे पोल्यूशन का आंकड़ा देखें तो दिल्ली के 4 इलाकों में अभी भी AQI 400 के पार चल रहा। केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया कि अलग अलग समय पर दफ्तर जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली में प्रदूषण से हालात चिंताजनक है। इस बीच एक और रिपोर्ट सामने आई कि 5 साल तक घट गई लोगों की औसत उम्र। प्रदूषण की वजह से सिर्फ खांसी जुकाम ही नहीं आ रहा, बल्कि लोगों की आयु भी कम हो रही है। हालांकि प्रदूषण के पीछे एक और बड़ी वजह भी सामने आई, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और मौसमी बदलाव भी प्रदूषण के पीछे कुछ प्रमुख कारण है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Vivo Y300 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा, 80 वाट फास्ट चार्जिंग, शुरुआती कीमत 21,999। वहीं दोस्तों Vivo स्मार्टफोन रखने वालों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि Vivo कंपनी की नई पहल 2 दिन आपको एक्सेसरीज पर भी छूट मिलेगी और फ्री सर्विस करवा पाएंगे आप अपने फोन की। और वो दिन होंगे दोस्तों Vivo का कहना कि हर महीने की 14 से 16 तारीख के बीच आप अपने नजदीकी किसी भी Vivo सेंटर पर जाकर के फ्री सर्विस करवा सकते हैं और इस दौरान आपको एक्सेसरीज वगैरह पर भी अच्छा खासा 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है कि यह EV9 GT इलेक्ट्रिक SUV रिवील हुई। 4 व्हील ड्राइव EV में 501 HP की पावर मिलेगी और मात्र 4 सेकंड में ये 96 किलोमीटर की स्पीड यानी रफ्तार पकड़ने का दावा किया कंपनी ने। वहीं खबर है 1 जनवरी 2025 से महंगी हो जाएगी BMW की गाड़ियां। कंपनी का कहना है कि 3% तक की बढ़ोतरी की जाएगी कीमतों में। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप PM नरेंद्र मोदी का 3 देशों का दौरा खत्म हुआ और फाइनली वो गुयाना से दिल्ली के लिए रवाना हुए देर रात। 3 देश जिसमें नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पूरी की PM मोदी ने। ब्राजील में G20 में भी हिस्सा लिया था और यहाँ गुयाना में अंतिम दिन PM मोदी भारतीय समुदाय को 2025 में महाकुंभ और प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए निमंत्रण भी दिए। PM मोदी ने जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का भी दौरा किया। कहा कि मुझे भारतीय समुदाय पर गर्व है। 3 देश 5 दिन का विदेश दौरा। PM मोदी ने की 31 द्विपक्षीय बैठकें भी। UK और चिली समेत 5 नेताओं से पहली बार मिले प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा भी भारत की विदेश नीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। PM बोले कि आज दुनिया मान रही है भारत का सामरिक महत्व है। 10 साल में अपनाया सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन का मंत्र है। चलिए खबर है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में भी अमेरिका और भारत के संबंधों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एक अमेरिकी महावाणिज्य दूत की तरफ से यह दावा किया गया। वहीं CMIE की महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही है कि जरूरी वस्तुओं की कीमतों में जल्द ही गिरावट देखने को मिलेगी। प्याज के दाम 3750 रुपए प्रति क्विंटल तक आने की संभावना है, यानी 37 रुपए किलो तक। अभी देश में आलू, प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां वगैरह इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि आम जनता के लिए चिंता की विषय है। लेकिन इस बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की तरफ से ये अच्छी रिपोर्ट जारी की गई है कि जल्दी इन सामान्य चीजों की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी, है ना। चलिए खबर है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा छात्र संगठन बना ABVP। 55 लाख छात्रों के सदस्य होने का दावा किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। और CBSE की नई पहल देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। अगर आपके भी इकलौती लड़की बेटी है तो आप CBSE की इस स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं इस छात्रवृत्ति में। पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2024 है। और भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मानदंड क्या है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, ओला कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया। कंपनी ने 500 नौकरियां खत्म कर दी हैं और इसकी प्रोसेस भी शुरू कर दी है। वहीं खबर है नए साल में सरकारी नौकरी वालों को बड़ा तोहफा मिलेगा। 186% तक बढ़ जाएगी सैलरी। जिन सरकारी कर्मचारियों को अभी 7वां वेतनमान मिलता है उन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और नए साल से इनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद भी। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। वही खबर है इस राज्य में कक्षा 12वीं तक के इन छात्रों को मिलेंगे स्पेशल स्मार्टफोन। शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। राजस्थान के 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने ऐलान किया कि दृष्टि बाधित छात्रों को राज्य सरकार स्पेशल स्मार्टफोन बांटेगी, जिससे कि उन्हें पढ़ाई के दौरान मदद मिल पाएगी, है ना। ये स्मार्टफोन ब्रेल लिपि की तरह होंगे, जिससे कि जिन बच्चों की आंखें नहीं है, देख नहीं पाते हैं, वो बच्चे भी आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे। और टेक न्यूज से खबर देखिए, OpenAI ला रहा AI फीचर वाला ब्राउजर। गूगल की बादशाहत खत्म हो सकती है क्योंकि क्रोम ब्राउजर को टक्कर देने वाला ब्राउजर लेकर आ रहा ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI। और सिम कार्ड यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर देखिए, 1 जनवरी 2025 से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL यूजर्स के लिए कुछ नियम बदल जाएंगे। हाल ही में सरकार की तरफ से मोबाइल यूजर्स को सहूलियत देने के लिए ये नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है टेलीकॉम कंपनियों को और 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू होंगे। दरअसल ROW के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया सरकार ने। ROW यानी राइट ऑफ वे। और ये नए टेलीकॉम नियम लागू होने के बाद यूजर्स को और 5G सर्विस बेहतर मिल पाएगी। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत को काटकर बनाई गई 3 किलोमीटर लंबी सुरंग आसान नहीं थी। दिल्ली से कश्मीर तक की रेल परियोजना अब माता के भक्तों को भी
और आसानी से ये नई रेल सुविधा का लाभ मिल पाएगा। वहीं खबर है पंजाब में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा बने आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष। और देखिए अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खबर है GI एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 25 नवंबर को आयोजित होगा। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे। और देखिए वित्त आयोग ने भी कर्नाटक के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 448 करोड़ का अनुदान जारी किया। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नवंबर में भारत की व्यावसायिक गतिविधि 3 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर रही। मतलब भारत के इंडस्ट्रियल कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है ना। वहीं देखिए भारत ने प्रशांत महासागर द्वीपीय देशों को हीमोडायलिसिस मशीन और पोर्टेबल RO यूनिट की दूसरी खेप भी भेजी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी BHU और शिक्षा मंत्रालय के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। वहीं दोस्तों आने वाले रविवार को PM नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये उनके मन की बात का 114वां एपिसोड होगा। और खबर है नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों में देरी होने के दौरान यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी, क्योंकि अभी सर्दियों के सीजन में कोहरे की वजह से अक्सर हवाई यात्रा में देरी हो जाती है। तो अब सरकार ने आदेश जारी किया कि अगर 2 घंटे तक लेट होती है तो पानी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। 2 से 4 घंटा लेट होने पर फ्लाइट में आपको चाय कॉफी स्नैक्स वगैरह की सुविधा भी एयरलाइन कंपनियों को देनी पड़ेगी। और 4 घंटे से भी ज्यादा लेट हुई तो आपको एयरपोर्ट पर भी मील यानी खाने पीने की भोजन की सुविधा भी फ्री में मिलेगी, है ना। वही देखिए देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की टीम से भी मुलाकात की है। और अपडेट है कि आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना। भारत ने सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस HS बेदी जी का निधन हो चुका है। 78 वर्ष की आयु में, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए यूपी की योगी सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुलेगी यूनिवर्सिटी, 1200 प्रिंसिपल और टीचरों की भी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। अब यूपी में राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलेंगे 71 नए महाविद्यालय भी। सामान्य फीस पर बच्चों को उच्च शिक्षा मिल पाएगी। और यूपी के डिग्री कॉलेजों में भी 2556 पदों पर भर्तियां होगी। महाकुंभ 2025 के प्रचार प्रसार पर 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और भी योगी कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। देश विदेश में रोड शो होंगे, 220 नए वाहनों की खरीदारी होगी। महाकुंभ 2025 को लेकर भी कैबिनेट बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। यूपी नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, इसको भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक बनेगा नया मेट्रो ट्रैक। 394 करोड़ रुपए इसके लिए केंद्र सरकार भी देंगी। 11 नए मेट्रो स्टेशन होंगे। और यूपी में नजुल संपत्ति समेत और भी कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। प्रदेश के सभी कांटेदारों को भी योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वहीं KDA में भी शामिल होंगे 80 गाँव। यूपी में ATS सुरक्षा शाखा व जिलों के लिए भी खरीदे जाएंगे 1000 नए वाहन। और महाकुंभ 2025 के लिए 220 और पुलिस बेड़े के लिए 1035 और नए वाहन भी खरीदेगी सरकार। इसमें बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसे वाहन भी लिस्ट में शामिल हैं। और भी दोस्तों यूपी कैबिनेट बैठक के कुछ अहम फैसलों की लिस्ट और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग के लिए भी लगभग 1.25 लाख पेड़ों की कटाई को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ये बात की जानकारी दी। और यूपी की राजधानी लखनऊ में देखिए पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन किया, कहा कि हमारी पेंशन की राशि बढ़ाए सरकार और कटौती बंद करें। खबर है यूपी में कोका कोला बिस्लेरी समेत 45 उद्यमियों को भी आवंटन पत्र सौंपेंगे CM योगी। 209 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ये उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश में पहली बार छोटे विमानों से भी यात्रा कर सकेंगे पर्यटक। 8 सीटर विमान की सुविधा भी मिलेगी। 25 नवंबर से ही यूपी में पर्यटकों के लिए ये नई सुविधा शुरू हो जाएगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी तैयार होंगे अच्छे खिलाड़ी। विदेशी कोच से मदद ली जाएगी और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए भी योगी सरकार अब विदेशी कोच की मदद लेगी। खबर है ग्रेटर नोएडा पहुंचा ऑस्ट्रिया का सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी टूरिज्म, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अब शराब भी सस्ती हो सकती है, क्योंकि शराब को सस्ता करके राजस्व बढ़ाने का भी योगी सरकार का प्लान है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है ना। तो ये तो कुछ यूपी की योगी सरकार के फैसले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप जम्मू कश्मीर सरकार की भी पहली कैबिनेट बैठक हुई। बेरोजगारी, आरक्षण समेत कई अहम फैसले हुए इसमें भी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक में आम आदमी की समस्याओं से जुड़े काफी इन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और कैबिनेट बैठक में LG सिन्हा के विधानसभा भाषण को भी मंजूरी मिली। महिलाओं को भी 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बड़ी सौगात भी दे सकती है जम्मू सरकार। इस तरह का भी प्लान कर रही है। चलिए खबर है दोस्तों 16,000 करोड़ की लागत से बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल। गया को भी मिलेगी जाम से मुक्ति, 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से भी ये प्लान बनाया गया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी 16,000 करोड़ रुपए की सौगात दी बिहार को। 2026 तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होगा। केंद्र सरकार की मंशा है पटना को सीधे GT रोड से जोड़ा जाएगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेश को सड़क परियोजनाओं की सौगात देगी। अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए। मतलब बिहार की तरह राजस्थान में भी 10,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा भजनलाल सरकार द्वारा। वहीं राजस्थान में बिजली निगमों के निजीकरण पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति 25 नवंबर को राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेगी। और खबर है पश्चिमी राजस्थान के किसान अब उड़ाएंगे ड्रोन। जोधपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। इससे किसानों को खेती
आंगनबाड़ी में मदद मिलेगी। वहीं देखिए विकसित भारत चैलेंज से भी राजस्थान के 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक MY भारत प्लेटफॉर्म पर एक डिजिटल क्विज का आयोजन होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकसित भारत चैलेंज की घोषणा की है और इसके तहत ये डिजिटल क्विज निकाली जाएगी जिसमें युवा हिस्सा ले सकेंगे। रेलवे से खबर है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 4 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। रायपुर लखोली के बीच ब्रिज का काम होगा तो इसके चलते 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक ट्रेनें रेलगाड़ियां नहीं चलेगी। वहीं खबर है बिहार में पटना समेत पूरे बिहार राज्य में 50 नए CHC खोले जाएंगे। हाजीपुर में भी 30 बेड वाला हेल्थ सेंटर बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि जल्द ही काम शुरू होगा। और बिहार में 3000 पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा प्रमोशन। ASI, सिपाही वगैरह को भी नई जिम्मेदारी दी गई। वहीं बिहार में भी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में हाईकोर्ट का निर्देश, उत्तरकाशी में सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए। DGP से जवाब भी मांगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आने वाले संडे को देश के 170 शहरों में होगा कैट का एग्जाम। परीक्षा को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं RRB की परीक्षा तारीखें आगे बढ़ी। 2 दिसंबर को होगा RPF का एग्जाम और भी ASI, JEE समेत सभी की तारीखों को एक्सटेंड किया गया। तो नया एग्जाम कैलेंडर आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वहीं राजस्थान में JEN के 830 पदों पर होगी भर्ती। 25 नवंबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। और राजस्थान प्रोग्रामर एग्जाम की आंसर की भी जारी हो चुकी है। 25 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं दोस्तों भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली को अभी स्थगित कर दिया गया। जल्द ही नई तारीख जारी की जाएगी। वैसे ये रैली 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित होनी थी, लेकिन अभी नया अपडेट आपको इंडियन आर्मी के पोर्टल पर मिल जाएगा। और खबर है जम्मू कश्मीर बोर्ड ने भी 11वीं कक्षा के लिए प्राइवेट और बाई एनुअल नतीजे जारी किए। बिहार के हजारों शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और बिहार में टीचर्स ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी हुई, जिसके मुताबिक BPSC और सक्षमता पास शिक्षक कर सकेंगे अप्लाई। 3 विकल्प देने होंगे। 10 अनुमंडल का ऑप्शन खत्म किया गया। वहीं महाराष्ट्र बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं 12वीं के लिए एग्जाम डेट शीट जारी कर दी है। और करंट अफेयर्स के हिसाब से एक अपडेट बता दूं, मत्स्य पालन में उत्तराखंड राज्य हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को यह पुरस्कार भी मिला। और भी दोस्तों आज 23 नवंबर को इतिहास में हुई कुछ घटनाओं की जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और एजुकेशन के बाद चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के पूर्व आर्मी कमांडर की तरफ से यह बड़ी बात कही गई। उन्होंने खुद बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। जो रूस ने हाल ही में मिसाइल अटैक किया था उसके बाद यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर टेस्टिंग की। पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी ये धमकी दी, कहा कि यूक्रेन के मददगारों पर हम हमला करेंगे। आवाज से भी तेज स्पीड है। 5000 किलोमीटर की रेंज है इस मिसाइल की, जिसका रूस ने परीक्षण किया। और दुनिया में 3rd वर्ल्ड वार के साथ ही अब परमाणु युद्ध का खतरा भी गहराने लगा। यूक्रेन ने भी दावा किया कि रूस ने ICBM मिसाइल दागी। पुतिन बोले कि MRBM मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। और खबर है अमेरिका ने भी डिफेंस कंपनियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। रूस से अमेरिका को भी खतरे की आशंका है। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर के देश अब एक दूसरे के खिलाफ होने लगे हैं। और चलिए अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कन्या राशि वालों की आज इनकम बढ़ने के योग है। कर्क राशि वालों को तरक्की के मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि के लोग दूसरों की मदद से समस्याएं हल करेंगे और मकर राशि के लोगों को भी निराशा से बचना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी मत्स्य पालन में हमारे देश का कौन सा राज्य नंबर 1 पर है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।